हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 9 का जो कि क्या था हमारा चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसका हमने 9.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9.3 विकास। तो हमने देखा है कि जनन की जो प्रक्रिया है उसी के कारण जीवों में विभिन्नता आती है ना, जो किसके द्वारा होता है, तो डीएनए की प्रतिकृतियों में त्रुटियों और लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इसी प्रवृत्ति के कुछ परिणाम हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं 9.3 का 1। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है, मतलब एक उदाहरण दिया गया है, तो उसी को मैं समझाती हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, तो एक समष्टि में विभिन्नताएं वंशानुगत तथा अन्य, मतलब किस प्रकार से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसी के बारे में जानना है हमको। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखते रहिए। मान लीजिए कि कोई भी समूह है, जीवों का समूह, मान लीजिए कोई बीटल्स हैं। यहाँ पर मैंने बीटल को लिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 12 जो बीटल्स हैं, है ना, उनका एक समूह है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, और उनकी जो समष्टि, उनकी जो समूह है, वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा वृद्धि करता है अपनी जनसंख्या में। ओके, तो जब वो लैंगिक जनन करता है तो उनकी भी जो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो हम इसकी भी अगर कल्पना करें कि कुछ कौवे जो हैं, है ना, कौवे तो कीड़ों को खाते ही, कीटों को, जिसको बीटल बोला जाता है ना। और यहाँ पर बीटल को भृंग कहा गया है, जो उसका हिंदी नाम है। तो जो बीटल्स है उनको कौन खाता है, कौवे। तो कौवे जितने भी बीटल्स को खाएंगे तो उनकी संख्या उतनी कम होती जाएगी और वो जनन के लिए उतने कम उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो अब हम उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे जो बीटल्स है उसकी जो समष्टि है ना, जो उनके समुदाय है उसको विकसित करें। ठीक है, कैसे उनकी संख्या जो बढ़ेगी उसके बारे में सोचेंगे। तो इसमें एक कंडीशन दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन है कि उनमें जनन के बाद, है ना, जनन के बाद उनके रंगों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कैसे, तो मान लीजिए ये जो समष्टि है रेड बीटल्स वाली, तो उनमें लाल के बजाय एक हरा बीटल आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर सारे लाल है पर एक हरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हरा बीटल है वो अपना रंग अपने जो संतान होंगी उसको वंशानुगत करेगा, मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों को देगा। तो जिसके कारण इसकी जो सारी संतान होगी उसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो ये जो कौवे हैं, है ना, वो हरी पत्तियों की झाड़ियों में जो बीटल रहते हैं उनको देख नहीं पाते, क्योंकि उनका कलर ग्रीन है, हरा कलर है, और झाड़ियाँ भी हरे रंग की होती, तो वो उसमें छुप जाते हैं, तो इसलिए वो उन्हें नहीं खा पाते। तो क्या होगा, तो तब ये होगा कि ये जो हरे बीटल्स हैं उनका शिकार कम होगा, और जबकि जो लाल बीटल्स हैं वो झाड़ियों में छुप नहीं पाते, इसलिए उनका शिकार ज़्यादा होगा। फिर परिणाम क्या होगा इसका, कि ये जो बीटल्स हैं उनमें लाल बीटल्स जो हैं वो कम होंगे और हरे बीटल्स की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। ओके, फिर एक कंडीशन देखते हैं, जो हमने यहाँ पर पहला कंडीशन देख लिया, अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। इस स्थिति में क्या होता है, तो इसमें मतलब जनन के समय, जो रिप्रोडक्शन है उसके समय एक और रंग की विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, इस समय ये जो बीटल है उसका रंग लाल के बजाय नीला होता है। ठीक है, कौन सा कलर, नीला कलर। ये हो गया ये वाला, तो ये वाला देखते हैं। मैंने बताया कि जो हरे रंग का है वो झाड़ियों में छुप जाएगा, तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी और लाल की जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें, है ना, ये जो लाल वाले हैं, लाल बीटल्स हैं, उसके बीच एक नीला बीटल्स उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या होगा अब, तो इस समय मतलब यहाँ पर लाल की जगह पे नीला रंग का जो भी बीटल है वो
फिर से जनन करेगा और अपने जो संतति है उसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, और ये भी अपने जो रंग है वो अपने पीढ़ी को वंशानुगत करते जाएगा। तो इसके परिणाम में क्या होगा कि जो बीटल है उसकी जो सारी संतानें हैं वो नीले ही होंगे। फिर कौवे क्या करेंगे, वो नीले और लाल दोनों बीटल्स को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं, है ना। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में फिर जो समष्टि है, जो समुदाय का आकार है, जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले बीटल्स रह जाते हैं, पर अधिकतर जो बीटल्स हैं वो लाल थे। पर इस कंडीशन में मान लो वहाँ पर एक हाथी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक हाथी आ जाता है, ओके, तो वो उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें ये बीटल्स रहते थे। तो इससे क्या होगा, तो इससे बहुत सारे बीटल्स जो हैं मर जाते हैं। ठीक है, उनके बाद फिर जो कुछ नीले बीटल्स जो बच जाते हैं उनकी फिर जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसमें अधिकतर जो बीटल्स होंगे वो कौन सी कलर के होंगे, नीले कलर के ही होंगे। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है कि दोनों ही परिस्थितियों में जो दुर्लभ कंडीशन थी, भिन्नता थी, समय के कुछ समय बाद एक सामान्य लक्षण बन गई। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में क्या हुआ, परिवर्तन आया, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, और ये जैव विकास की जो परिकल्पना दिया गया है उसी का सार है। ठीक है, पर ये जो दोनों परिस्थितियों में कुछ डिफरेंट भी हमको नजर आया। क्या कि पहली स्थिति में, पहले कंडीशन में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी, क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। उत्तरजीविता मतलब जीवन को बनाए रखने की लाभ की स्थिति थी, और दूसरे शब्दों में ये कहें तो एक प्राकृतिक चयन था, है ना। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन में कौवों के द्वारा, है ना, ये जो प्राकृतिक चयन है किसके द्वारा किया गया, कौवों को द्वारा किया गया, और जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक जो लाल बीटल्स हैं उनका शिकार हुआ, है ना। फिर जो इनकी जो समष्टि है उसमें हरे बीटल्स का अनुपात बढ़ता गया, संख्या बढ़ती गई, और इसी के कारण जो प्राकृतिक चयन है वो बीटल्स की जो समष्टि है उसको विकास की ओर लेकर जाता रहा। ठीक है, फिर ये जो बीटल्स की समष्टि में उनके लिए कुछ अनुकूल दशा थी, उनकी अनुकूल कंडीशन थी, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। फिर दूसरी कंडीशन में रंग परिवर्तन, है ना, उन्होंने अपना रंग परिवर्तित किया। रंग परिवर्तन से जो अस्तित्व में आए उसके लिए, मतलब उनके अस्तित्व के लिए उसका कोई लाभ नहीं हुआ। हाथी ने उनको रौंद डाला, है ना। पर जब पहले वो रंग परिवर्तित किए थे तो उस टाइम में क्या हुआ था, वो झाड़ियों में छुप गए, लेकिन अचानक से फिर जब उनमें रंग परिवर्तन हुआ तो उसका उनको कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मात्र एक संयोग था कि दुर्घटना के कारण एक रंग के जो बीटल है उनकी जो समष्टि है, जो उनका समुदाय है वो बच गया, जिससे जो उनकी समष्टि का जो रूप है वो ही बदल गया। तो यदि ये बीटल की समष्टि का आकार अगर बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और ये क्योंकि ये संख्या, उनकी जनसंख्या छोटी थी, इसलिए ये जो दुर्घटना थी, है ना, उससे वो प्रभावित हो गए। ओके, तो किसी जीन की आवृत्ति को जो छोटी समष्टि है वो प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता के लिए कोई लाभ ना हो फिर भी। ठीक है, तो ये आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए सॉरी, इसमें एक बीटल की जो समष्टि है वो बढ़ना शुरू करती है, और झाड़ियों में कुछ रोग लग जाता है, पादप रोग लग जाता है, तो जिससे बीटल के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप जो बीटल है वो कम पोषित रह जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तो अच्छी है पर यहाँ पर कमज़ोर टाइप की लग रही है ना, छोटी, उनका जो शरीर का आकार है वो छोटा हो गया, तो ये अल्प पोषित रह जाती हैं, और भृंग के औसत भार में
कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर कुछ वर्षों के बाद ये जो कंडीशन है वो चेंज होता है और जो बीटल्स हैं उनकी पीढ़ियों के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद जब पौधों के रोग जो खत्म हो जाते हैं, फिर भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है, तब क्या होता है, क्या परिवर्तन आया, तो फिर से उनकी जो समष्टि है वो फिर से पहले जैसी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक समष्टि में विभिन्नताएं कैसे वंशानुगत होती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 9.2 का 3 उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण। फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक या जनन कोशिकाएं जो विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं, तो यदि उनमें भोजन की कमी के कारण, जैसे कि हमने इस बीटल्स वाले लास्ट कंडीशन में देखा, तीसरे कंडीशन में, कि भोजन की कमी के कारण जो बीटल्स के शरीर के भार में कमी आती है, तो इससे उनकी जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए भोजन की कमी के कारण यदि उसके समष्टि में मतलब कुछ बीटल्स कम भार के हों तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण ये है कि इस लक्षण का वंशानुगत ना होना, है ना। उसका शरीर कमजोर है तो ऐसे नहीं है कि अब उसकी पीढ़ियां ही कमजोर होती चली जाएंगी। अगर भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है तो फिर से उनका शरीर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते, कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के जीवन काल में जो अर्जित अनुभव है, क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते। इसका एक और एग्जाम्पल ये मैं बता रही हूँ कि मान लो कोई एक आदमी है जो कि जिम वगैरह करता है, अपना मतलब पहलवान टाइप शरीर बना रखा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी पहलवान पैदा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो दैहिक कोशिकाएं हैं, है ना, उसके जो डीएनए मतलब वो जनन कोशिकाओं में कोई इफेक्ट नहीं डालती, इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए ये जानने के लिए कि जो अर्जित अनुभव है या अर्जित लक्षण है जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, तो इसको एक और प्रैक्टिकल से समझते हैं, मतलब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक चूहों का एग्जाम्पल लेंगे। यदि हम पूँछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो, है ना, पूँछ वाले चूहे हैं उनको पालें, तो उसकी अगली पीढ़ी की पूँछ माने अगली पीढ़ी की जो संतति है उसकी भी पूँछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। तो यदि अब इन चूहों की पूँछ को कई पीढ़ियों तक काटते रहें तो क्या इन चूहों के जो बिना पूँछ वाली संतति प्राप्त हो सकती है क्या? तो इसका उत्तर ये है कि नहीं प्राप्त हो सकती, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूँछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही कारण है कि आनुवांशिकता और जो वंशानुगति है जिसके बारे में हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी का ज्ञान जो है वो विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। और यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में कुछ जो प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले एक साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, है ना, नाम क्या था उनका? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने कुछ खोज किए इसके ऊपर, और है ना, तो चलिए यहाँ पर हम पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन उनका पूरा नाम था। उनका जन्म हुआ था 1809 में, मृत्यु थी 1882। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने समुद्र यात्रा की थी। ठीक है, और जो कि वो 5 साल के लिए उन्होंने दक्षिणी अमेरिका और इसके अलग अलग द्वीपों की यात्रा की। ठीक है, और ये इस यात्रा का उद्देश्य उनका था कि पृथ्वी पर जो जैव विविधता के स्वरूप जो है उससे से उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करना था, उसके बारे में जानना था उनको। और उनकी ये यात्रा जो है वो जैव विविधता के विषय में उस समय
जो दृष्टिकोण था, है ना, जो व्याप्त दृष्टिकोण था, उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था कि इंग्लैंड वापस आने के बाद भी वो फिर से किसी और यात्रा पर नहीं गए, वो घर पर ही रहे और वहीं पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसके आधार पर उन्हें अपने प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। कौन सा? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास की परिकल्पना, उसका सिद्धांत दिया। और ये मतलब वो ये नहीं जानते थे कि किस विधि के द्वारा जो स्पीसीज है उनमें विभिन्नता आती है, उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता अगर। पर ये दोनों मतलब दोनों व्यक्ति जो हैं वो वैज्ञानिक न तो एक दूसरे की और न ही उनके कार्यों के विषय में जानते थे, मतलब दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगर उस टाइम पे ये दोनों मिल चुके होते तो बहुत सारे जो रहस्य हैं उनसे मतलब पहले ही हम उनके बारे में जान चुके होते। ठीक है, तो हम डार्विन के केवल मतलब उनको किस लिए जानते हैं, तो उनके जैववाद मतलब जैव विकासवाद के कारण ही उनके जानते हैं। पर वो एक प्रकृति शास्त्री भी थे और उनका एक शोध जो कि भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था। ठीक है, मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने केंचुओं के ऊपर मतलब केंचुओं के द्वारा कुछ प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हमने ये बीटल्स वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि स्पीसीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती हैं अथवा केवल आनुवांशिक विचलन में योगदान देती है। जैसे कि हमने ग्रीन और रेड, और फिर उसके बाद रेड और ब्लू, फिर भोजन की कमी और भोजन की उपलब्धि, इससे समझा। ठीक है, कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते, जैसे हमने बिना पूंछ वाले चूहों के बारे में देखा, या फिर पहलवान वाला एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि उनका पुत्र पहलवान नहीं हो सकता, है ना, अगर जब तक वो मेहनत ना करे खुद से। ठीक है, तो फ्रेंड्स विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीशीकरण हो सकता है। मतलब भौगोलिक पार्थक्य मतलब एक स्थान पर भौगोलिक स्थिति कुछ अलग होगी और दूसरे स्थान पर भौगोलिक स्थिति कुछ अलग होगी, जिसके आधार पर जीवों में विभिन्नता आ सकती है। ठीक है, विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। मतलब जीवों के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब जिस रूप मतलब एक कोष की जीव से लेकर बहुकोष की जीवों तक जो वर्गीकरण किया गया है, अगर उसके बारे में हम पढ़ें तो हमको स्पष्ट हो सकता है कि किस तरह से जीवों में एक कोशिकी से मतलब बहुकोष की जीवों में किस प्रकार से विकास होता चला गया है। ओके, चलिए अब एक और फैक्ट जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। फ्रेंड्स, डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल रूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, और मेंडल के प्रयोग से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के बारे में पता चला। पर दोनों ही ये बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब इसका सर्वप्रथम जो आविर्भाव हुआ है पृथ्वी पर किसी जीव का, वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, नाम क्या था उनका, JBS हाल्डेन, उन्होंने जो कि मतलब पहले ब्रिटिश थे जो बाद में भारतीय नागरिक हो गए थे, तो उन्होंने 1929 में ये सुझाव दिया कि जीवों की सबसे पहले उत्पत्ति मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में उन्होंने बताया कि जीवों की उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के अभी के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था, मतलब बिल्कुल अलग रहा होगा, और उस समय का जो वातावरण है उसमें
मतलब संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ होगा जो जीवन के लिए आवश्यक थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक जीव जो कुछ रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे और फिर क्या हुआ होगा, ये कार्बनिक अणु जो है मतलब कुछ कार्बनिक अणु बने हुए होंगे, उसी के बाद जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, तो ये कार्बनिक अणु किस प्रकार बने हुए होंगे या किस प्रकार उत्पन्न हुए होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर मतलब किसने खोजा, तो स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरेन ने 1953 में खोजा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रयोग किया जिसके आधार पर हम मतलब उन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी में। ठीक है, उन्होंने कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः जो पहले प्राचीन समय में वातावरण जैसा था पृथ्वी पर, उसी प्रकार का वातावरण उन्होंने निर्माण किया। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अणु एक पात्र में लिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। ठीक है, तो उस पात्र में जल भी लिया, फिर इस जल का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम तापमान में रखा उन्होंने, फिर इसमें गैसों की जो मिश्रण है उसको प्रवाहित किया, फिर जिससे उसमें चिंगारियां उत्पन्न हुई। ठीक है, कितने 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा और फिर उसमें कुछ गैस प्रवाहित किया जिससे उनमें चिंगारियां उत्पन्न हुई। कैसी चिंगारियां, जैसे कि आकाश में बिजली चमकने से होती है। फिर एक सप्ताह बाद उसमें 15% कार्बन जो कहाँ से प्राप्त हुआ, मेथेन से। ठीक है, और सरल यौगिकों में जो है वो परिवर्तित हो गए। ठीक है, फिर इसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए कुछ जो कि प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं, है ना। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? अगर साइंटिस्ट इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति अगर करना चाहे तो उस टाइम हुई तो इस टाइम भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाइन 9.4 जाति उद्भव। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वो सूक्ष्म विकास था, है ना। इसका अर्थ है कि एक जो परिवर्तन हुए वो बहुत छोटे थे पर बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर भी ये जो विशिष्ट स्पीसीज की जो समष्टि है उसके सामान्य लक्षण मतलब जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन लाते हैं। फिर भी इनमें से मतलब इसे ये नहीं समझा जा सकता कि नई स्पीसीज मतलब नई जाति का उद्भव किस प्रकार होता है ना। तो ये तभी कहा जा सकता है जब हमने जो बीटल्स वाला एग्जाम्पल लिया, तो बीटल्स का जो समूह है जिस पर हम अभी ऊपर हमने पढ़ा जिसके बारे में, तो उसमें दो अलग अलग समष्टियाँ है ना, कौन कौन सी, लाल हरे, है ना। तो इसमें अगर आपस में अलग अलग समष्टियों में बढ़ जाते और आपस में जनन करने में असमर्थ होते, है ना, तब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती। तब हम उन्हें दो अलग अलग स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते थे। अगर वो आपस में जनन करने में असमर्थ होते तब, तो क्या हम उन कारणों को डिटेल में समझ सकते हैं जो हम ऊपर हमने पढ़ा, और स्पीसीज की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो ऊपर हमने समझा, क्या उसी के द्वारा हम आगे भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्पीसीज की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जब किसी स्पीसीज मतलब जाति दो भिन्न समष्टियों में बढ़ जाए तो आपस में जनन करने में असमर्थ हो, तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। तो सोचिए क्या होगा कि वो झाड़ियाँ जिन पर बीटल्स भोजन के लिए निर्भर करते हैं, एक पर्वत श्रृंखला के बहुत बृहद क्षेत्र में फैल जाए, मतलब समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता, पर जो जीव है, जो विष्टि है, जो बीटल हैं, वो अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास ही कुछ ही झाड़ियों पर निर्भर रहते हैं और बहुत दूर नहीं जा सकते। इसीलिए जो बीटल्स की ये विशाल जो समष्टि है वो आपस में उप समष्टि होगी,
ठीक है, उसके आसपास जो उप समष्टि होगी, क्योंकि नर और मादा बीटल जनन के लिए आवश्यक है और इसीलिए जनन प्राय इन उप समष्टियों के सदस्यों के बीच हुई होगी। और हाँ, कुछ बीटल्स होंगे जो साहसी होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, या कोई कौवा जो एक बीटल को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए, बिना उसको खाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है ना। तो दोनों ही कंडीशन में जो अप्रवासी बीटल है वो स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा, है ना। तो परिणाम क्या होगा इसका, तो अप्रवासी भृंग या बीटल, अप्रवासी कहने का मतलब है जो उसी जगह का निवासी है, वहीं पर निवास करने वाला है, वहीं पर रहने वाला है, तो उसके जीन जो है वो नई समष्टि में चले जाएंगे, प्रविष्ट हो जाएंगे अगर उनमें आपस में जनन होगा। तो इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो कुछ हद तक अलग अलग हैं पर पूरी तरह अलग नहीं हुई हैं। फिर भी यदि इस प्रकार की दो अलग अलग उप समष्टियों के बीच एक विशाल या कोई बड़ी सी कहना चाहिए, मान लो कोई नदी आ जाए, तो दोनों समष्टियाँ और भी दूर हो जाएंगी एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और दोनों के बीच जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जनन की संभावना खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक विचलन, जो प्रत्येक जो उप समष्टि है उसमें अलग अलग परिवर्तनों का क्या होता जाएगा, संग्रहण होता जाएगा। तो भौगोलिक रूप से अलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी अलग होगा, है ना। स्थान अलग होंगे, जैसे नदी की इस पार के या फिर पर्वतीय क्षेत्र वाले। तो इस तरह से एग्जाम्पल के लिए एक उप समष्टि की सीमा में मान लो कोई चील या कौवा जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं रहती यहाँ पर दूसरी उप समष्टि में ये घटना नहीं होती। यहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए पहले स्थान पर बीटल्स का हरा रंग लक्षण जो उसका लक्षण है वो प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। ओके, तो बीटल्स की इस अलग उप समष्टि में आनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक वर्ण मतलब प्राकृतिक चयन के संयुक्त प्रभाव के कारण जो प्रत्येक समष्टि है वो एक दूसरे से अधिक भिन्नता रखती होगी, एक दूसरे से अलग होगी। और ये भी संभव है कि अंततः मतलब इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में असमर्थ हों, है ना। विभिन्नता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वो आपस में अंतर्जनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनेक तरीके हैं जिसके द्वारा ये परिवर्तन संभव है। यदि डीएनए में ये परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो जाती हैं, और या फिर संभव है कि ऐसे विभिन्नता उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की जो मादा भृंग है, जो मादा बीटल है, वो लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे। वो केवल हरे रंग के जो नर भृंग हैं उन्हीं के साथ जनन कर सकती है। तो ये हरे रंग की प्राकृतिक वर्ण के लिए एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि कठोर स्थिति, दृढ़ स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब यदि ऐसी हरी मादा भृंग जो है वो दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन ना हो। तो इस सब का परिणाम क्या होगा कि भृंगों की नई स्पीसीज का उद्भव होगा, नया स्पीसीज जो है वो पैदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया जाति उद्भव किस प्रकार से होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं 9.5 विकास एवं वर्गीकरण। तो इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चारों ओर जो पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज हैं उनके बीच विकासी संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से समय घड़ी के मतलब जो समय चल रहा है ना, उससे पीछे जाना होगा, ठीक है। हम ऐसा अलग अलग स्पीसीज के अभिलक्षणों के जो मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था पदानुक्रम, है ना, उसका निर्धारण करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रम को समझने के लिए हम
क्लास 9th में पढ़े जो जीवों के वर्गीकरण है ना, उसके बारे में हमको याद करना होगा। ठीक है, उसके बारे में हमको सोचना होगा, फिर से उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और 9.5 का जो आगे का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका एक वीडियो और बन सकता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।